तो स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं विपुल त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और घर में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना नया अध्याय। क्या आज हम लोगों को पढ़ना है? तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बात ध्यान दीजिए। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, विपुल त्रिपाठी, एजुकेटर ऑफ पॉलिटी एंड हिस्ट्री। ये मेरा रेफरल कोड है विपुल 10। अगर आप कोई भी कोर्स अनअकैडमी का परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स अगर आप अनअकैडमी का परचेज करना चाहते हैं, तो आप ये कोड अप्लाई करेंगे विपुल 10। इधर लिखा हुआ है विपुल 10। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 10% का क्या मिलेगा, पूरा का पूरा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिसमें से मैं आपको एक सूचना दे रहा हूँ, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन है आपके लिए सर, कि अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में, यानी यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो ये उसका पूरा का पूरा फी स्ट्रक्चर है। 1 महीने का ये 1400 रुपए का है, 3 महीने का 3500 रुपए का है, 6 महीने का 5600 रुपए का है और 12 महीने का 7000 रुपए का है। और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो वो 8400 यानी 8400 का है। और इसमें अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं विपुल 10, इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एक सूचना और आपके लिए है सर, कि अगर आप यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पर आपको मुझसे 2 सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, एक पॉलिटी और दूसरा सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने का मौका मिलेगा वो है हिस्ट्री। और एक सूचना आपके लिए है कि एक पूरा का पूरा पीसीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। पीसीएस प्रीलिम का एक टारगेट कोर्स, क्रैश कोर्स 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं पूरी की पूरी पॉलिटी उसमें डिस्कस करूंगा। तो आप लोग अगर चाहें तो आप लोग ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का है। अगर आपका एक दिन के हिसाब से इसको काउंट करते हैं तो बहुत कम रुपए निकल के सामने आते हैं। अगर आप अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं और आगे चल के अगर आप सफलता को चूमना चाहते हैं भैया, तो जरूर से जरूर जो है अनअकैडमी के साथ ज्वाइन करें। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको जो है बहुत इस तरह का प्रमोशन मत समझिएगा कि मास्टर बड़ा प्रमोट कर रहा है, क्या बात हो गई है। देखिए, ये एक अच्छी बात है सर। ईमानदारी से अगर मैं आपको बताऊं तो अनअकैडमी के साथ जुड़ने का एक बड़ा फायदा मुझे नजर आता है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि एक सब्जेक्ट के आपको 2-2, 3-3 एजुकेटर मिलते हैं। जैसे कि आप किसी भी कैटेगरी में ज्वाइन करते हैं, एसएससी की कैटेगरी, बैंक की कैटेगरी या यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी की कैटेगरी में, जिसमें मैं हूँ। तो आपको जैसे मैं पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ तो पॉलिटी के एक नहीं ढेर सारे एजुकेटर मिलेंगे, हिस्ट्री के भी आपको ढेर सारे एजुकेटर मिलेंगे, मैथ्स के भी मिलेंगे और प्लस इंग्लिश के भी मिलेंगे, है ना। तो एक सब्जेक्ट के ढेर सारे एजुकेटर मिलने से आपका ये फायदा होता है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको किससे पढ़ना है ना, जिसकी डिलीवरी आपको अच्छी लगती है, जिसका कंटेंट आपको अच्छा लगता है और जिसकी भाषा आपको समझ में आती है, आप उससे पढ़ते हैं। जिससे आपको ये नहीं होता है, जैसे किसी ऑफलाइन कोचिंग को आप ज्वाइन करते हैं तो ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, पूरा इस समय तो भैया लॉकडाउन चल रहा है, ऑफलाइन चल भी नहीं रही है सारी कोचिंग। तो जब ऑफलाइन कोचिंग को आप ज्वाइन करते हो तो उसमें मान लो 7 फैकल्टी हैं, तो 7 के साथ तो वही आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ आपको खुद चूज करने का मौका मिलेगा। जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक क्या है देखते हैं। हाँ जी, दिखाई तो पड़ ही रहा होगा। ये देखें, आज हमको पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, यानी आज हमको डिस्कस करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात ध्यान दीजिएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 क्या बताता है। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में, यानी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल मिलाकर 22 पार्ट हैं, यानी भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। और उस 22 भागों में जो पहला भाग है, पहला भाग ये आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। भैया देखो, ये जल्दी जल्दी चला जाता है, अपने आप ये मिट जाता है, इसलिए आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा और जो आपको अच्छा लगे वो आप नोट करते चलिएगा। ठीक, तो भाग 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है और ये बताता क्या है, ये बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। एक बात ध्यान दीजिएगा,
संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब आप लोगों को इतना तो जरूर ही पता होगा कि हमारा भारत एक संघ है, यानी हमारा भारत एक यूनियन है। तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए सर इंडिया है, पूरा का पूरा यूनियन है, तो इसमें कितने स्टेट हैं, राज्यों का क्या क्षेत्र है ना। पूरा ये भारत, भारत के राज्य जो हैं, राज्यों का क्या क्षेत्र है, और कोई भी टेरिटरी अगर हमें भारत में शामिल करनी है या भारत से कोई भी क्षेत्र हमें निकालना है, तो इन सारे विषयों के बारे में हम विस्तार पूर्वक अगर संविधान के किसी भी भाग में अध्ययन करते हैं, तो संविधान का कौन सा पार्ट है, तो वो मेरे भाई संविधान का पहला भाग है, पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहां से लेके कहां तक है, ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले अपना आर्टिकल 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे, यानी अनुच्छेद 1 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए आर्टिकल 1 क्या कह रहा है। आर्टिकल 1 नेम एंड द टेरिटरी ऑफ द यूनियन बताएगा, यानी संघ के नाम और क्षेत्र के बारे में ये बताएगा, जिसका सबसे पहला क्लॉज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये देखिए कि इससे ही एक सवाल आपका बन जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो एक बात ध्यान देना कि अगर मान लो ऐसा कोई सवाल आपसे पूछ लेता है कि भारत के कितने नामों की चर्चा है, यानी ऑफिशियली भारत के कितने नाम हैं, और आपसे पूछ ले इंडिया, भारत, आर्यावर्त, जम्मू द्वीपे वगैरह वगैरह ढेर सारा नाम दे दे, तो आप लोग बताइए क्या करेंगे, केवल इंडिया करेंगे या केवल भारत करेंगे। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जिस सभा ने हमारा संविधान बनाया, आप सभी को पता है उस सभा का नाम था संविधान सभा, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर भी मतभेद था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अगर देखा जाए तो कुछ लोग जो है भारत के साथ थे, कह रहे थे कि हम अपनी परंपरा को नहीं छोड़ेंगे, हम इसका नाम भारत रखेंगे। और कुछ लोग जो आधुनिकतावाद के समर्थक थे वो कह रहे थे भैया कि इंडिया भी रखना चाहिए, यानी इंडिया ग्लोबली इंडिया फेमस है, इसलिए इंडिया नाम को रखना चाहिए। तो इसलिए ये दोनों नाम स्वीकार किए गए, इंडिया और भारत दोनों नाम स्वीकार किए गए। अब देखिए यहाँ पे शैल बी क्यों है ना। अगर अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखें तो विल बी जैसा कुछ होना चाहिए, लेकिन शैल बी क्यों है। तो पूरा का पूरा लॉ जो होता है सर, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, और संविधान एक लॉ है। एक्चुअली लॉ क्या, संविधान एक सुप्रीम लॉ है। सुप्रीम लॉ का मतलब होता है एक ऐसा कानून जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, एक ऐसा लॉ जिसके अगेंस्ट कोई दूसरा लॉ नहीं बन सकता। कोई भी कानून बनेगा तो वो संविधान के दायरे में रहकर ही चलेगा, है ना। संविधान हमारे भारत देश में सबसे सर्वोच्च कानून है, यानी सबसे सुप्रीम लॉ है ना। और हाँ, उसको हम मानने से मना नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, बोलोगे क्या कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने से मना नहीं करेंगे, जाओ भैया जाओ, हम मानेंगे ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या, एकदम चौड़िया जाओ कि हम मानेंगे ही नहीं, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस वजह से यानी इम्फेसाइज करने के लिए, अंग्रेजी अगर थोड़ी बहुत आप लोगों ने पढ़ी हो तो इम्फेसाइज करने के लिए, यानी दबाव बनाने के लिए जहां क्या प्रयोग किया गया, शैल बी का प्रयोग किया गया, यानी ये पूरी तरीके से मानना ही पड़ेगा, यानी ये सेंटेंस को इम्फेसाइज कर रहा है। शैल बी यानी होगा, पक्का होगा। दूसरा क्या कह रहा है, यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब एक बात ध्यान देना सर कि इसमें कुछ भारत राज्यों के संघ में, यूनियन एंड फेडरेशन में कुछ लोग कुछ अलग अलग बातें बोलते हैं कि भारत यूनियन है कि भारत फेडरेशन है ना। यूनियन है, फेडरेशन है, क्या है, संघ है ना, संघीय ढांचा है या एकात्मक ढांचा है। तो एक बात समझिएगा, एक बात बहुत ध्यान से समझिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में ये वंशा स्पष्ट कर दी गई है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। लेकिन एक बात ध्यान देना, भारत एक फेडरल कंट्री है, भारत एक संघीय देश है, भारत एक फेडरल कंट्री है। और फेडरल कंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसी कंट्री जहां शक्तियां 2 भाग में विभाजित हों। कहां शक्तियां 2 भाग में भारत में भी विभाजित हैं, एक यूनियन में और दूसरा स्टेट में, यानी यहां भी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, देखो हमारे भारत देश में अमेरिका की तरह क्लासिक फेडरेशन नहीं देखने को मिलता। अमेरिका में देखो शक्तियों का बंटवारा, सेपरेशन ऑफ पावर अमेरिका में देखने को मिलती है। ये सेंटर है ना, ये स्टेट है, शक्तियां बटी हुई है ना, ये सेंटर की शक्ति, स्टेट की शक्ति, सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन भारत में देखा जाए तो ये यूनियन है और ये स्टेट है ना। भारत में डेलीगेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। भारत में क्या देखने को मिलता है, डेलीगेशन ऑफ पावर, और वहां पर क्या देखने को मिलता है, सेपरेशन ऑफ पावर। आप एक बात समझिएगा, भारत में शक्तियों का बंटवारा तो हुआ है सर, लेकिन केंद्र की शक्ति यानी यूनियन की शक्ति राज्य की तुलना में अधिक है।
केंद्र की शक्ति राज्य की तुलना में अधिक है, यूनियन की पावर राज्य की तुलना में अधिक है। लेकिन अमेरिकन फेडरेशन की अगर बात करें, हम अमेरिका से तुलना करके अगर इसे समझना चाह रहे हैं, तो अमेरिका में राज्य की शक्ति केंद्र से ज्यादा है। यानी अमेरिका में स्टेट की पावर ज्यादा है, अमेरिका में राज्य की शक्ति ज्यादा है। लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो कौन स्ट्रांग है? यूनियन स्ट्रांग है। और एक बात ध्यान देना, भारत पूरा का पूरा भारत के जो राज्य हैं, यानी भारत देश में अलग अलग राज्य हैं, जैसे यूपी हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। भारत के राज्य ऐसा नहीं कि समझौता करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सब लोग समझौता करके एक देश बनाए हैं, समझौता करके एक देश बनाए। यूएसए की तरह नहीं है। यूएसए क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट, ये देखो जैसे नट बोल्ट के सहारे से हम एक से अधिक राज्यों को आपस में जोड़ देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, है ना, निकलने की संभावना भी बनी रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका एक कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम है, यूएस एक समझौते का परिणाम है। लेकिन अगर भारत के साथ देखा जाए तो भारत पहले एक देश है जिसमें अलग अलग क्या है? राज्य है। भारत पहले एक कंट्री है और जिसमें अलग अलग क्या है? स्टेट है। भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। एक तरीके से देखा जाए तो भारत एक शरीर है, और जिस तरह शरीर के अंग शरीर से अलग नहीं किए जा सकते, वैसे भारत एक शरीर है और भारत के राज्य शरीर के अंग हैं। शरीर के अंगों को शरीर से नहीं अलग किया जा सकता, उसी तरह भारत के राज्यों को भारत से अलग नहीं किया जा सकता है। इसी पॉलिटिकल ढांचे को शो ऑफ करने के लिए, यानी ये यूनियन शब्द क्या बताता है जानते हो? ये यूनियन शब्द भारत की पॉलिटी को बता रहा है सर। ये यूनियन शब्द भारत देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बता रहा है। और इसी राजनीतिक ढांचे को दिखाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि हाँ, मानते हैं कि भारत देश में संघीय व्यवस्था है, यानी मानते हैं कि भारत देश में फेडरेशन है, भारत देश में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, लेकिन एज वेल एज यूनिटरी स्ट्रक्चर। लेकिन टाइम टू टाइम हमारे भारत देश में कौन ज्यादा ताकतवर हो जाता है? केंद्र। यानी यूनियन की तरफ झुकाव है, यूनियन की तरफ टिल्ड है ना, यूनियन टिल्ड है, यानी यूनियन की तरफ क्या है? झुकाव है। इसी राजनीतिक ढांचे को शो ऑफ करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यूनियन शब्द का सुझाव दिया। भारत राज्यों का एक क्या है? संघ है। तो ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए कि भारत फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ग्रुप ऑफ स्टेट है, सेट ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो जज्बाती मत हो जाना, अंग्रेजी वाला पढ़ना और इस पर टिक करके आना कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। क्लियर है? ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल का पहला क्लॉज। अब देखो दूसरा क्लॉज क्या कहता है? दूसरा क्लॉज कहता है कि स्टेट एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यानी भैया कुछ नहीं, इसमें ज्यादा जज्बाती नहीं होना है कि मतलब अंग्रेजी में लिख दिए हैं तो बहुत समझ में नहीं आ रहा है। अनुसूची 1, आपको पता है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 12 अनुसूचियां हैं। पहले जब संविधान बना था तो कितनी थी? 8 थी। तो अनुसूची सारे के सारे राज्य क्षेत्र के बारे में वो कहाँ बताया गया? ठीक है, कहाँ बताया गया भैया? सारे के सारे राज्य क्षेत्र, राज्यों की सूची कहाँ है? अनुसूची 1 में। वही ये कह रहा है, ये क्लॉज 2 कह रहा है कि स्टेट एंड टेरिटरीज देयरऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। यानी स्टेट और उसके क्षेत्र, राज्य और उसके क्षेत्र कहाँ पर स्पेसिफाइड है, कहाँ दिए गए हैं? पहली अनुसूची में। सर भारत देश की 12 अनुसूचियों में पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र क्या है? मेंशन्ड है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले आर्टिकल का दूसरा क्लॉज कहता है कि ये जो राज्य है वो पूरा का पूरा राज्य सूची किधर है? पहली अनुसूची में। जैसे मान लो, समझिएगा, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, अभी इस समय 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य अगर हैं तो मान लीजिए यूपी को हमने 2 भाग में बांट दिया। जज्बाती नहीं होना, सिर्फ मानना है। ठीक है, यूपी को हमने 2 भाग में बांट दिया तो कितने राज्य हो जाएंगे? 29। तो कौन सी अनुसूची में हमें बढ़ाना पड़ेगा? पहली अनुसूची में हमें अमेंड करना पड़ेगा, यानी वहां एक राज्य बढ़ा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वही बात है। चलिए, तो यानी फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड है वो सेकंड क्लॉज बता रहा है। थर्ड क्या बता रहा है? अब थर्ड बहुत ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्लॉज टेरिटरी ऑफ द इंडिया, यानी भारतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है इसके बारे में बताता है। क्या? फर्स्ट टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है। देखिएगा जरा सा, 1 मिनट देखिए, ये कह रहा है कि भारत में तीसरा क्लॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल का तीसरा क्लॉज की, यानी भैया भारत में
भारत की टेरिटरी में कौन कौन शामिल है, यानी कौन कौन आता है। तो सबसे पहले किधर भाग गया, हाँ देखो, सबसे पहले रुको पेन उठा ले तब बताते हैं आपको। लाल कलर अच्छा लगेगा। चलो देखो क्या कह रहा है कि इंडियन टेरिटरी, सबसे पहले तो बात कर रहा है कि ऐसे क्षेत्र भारत के राज्य आएंगे। कौन आएगा, देखो इधर क्या लिखा हुआ है, टेरिटरी ऑफ द स्टेट, यानी भारत देश। देखो जज्बाती नहीं होना है। तीसरा क्लॉज क्या क्या कह रहा है, ये तीन चीजें बता रहा है बस। देखो इधर से समझ जाओगे अभी 2 मिनट में। तीन चीजें बता रहा है। क्या बता रहा है, एक तो स्टेट इसमें शामिल हो रहे हैं, और एक यूनियन टेरिटरी शामिल हो रही है। यूनियन टेरिटरी मतलब संघ राज्य क्षेत्र। अरे भैया भारत की टेरिटरी में कौन कौन आ रहा है, बस यही तो बता रहा है तीसरा क्लॉज। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज बता रहा है कि इंडिया में, यानी इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन आ रहा है, ठीक है, कौन कौन समाहित है। तो देखो एक तो स्टेट है, दूसरा आप लोग जानते हैं यूनियन टेरिटरी, और तीसरा तीसरा वो क्षेत्र जो हम अर्जित करेंगे भैया, वो क्षेत्र जो हम क्या करके लेके आएंगे, एक्वायर करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, यानी कुछ अदर टेरिटरी जो हम क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए सपना देखो कि मान लो हमने चाइना पर कब्जा कर लिया, तो चाइना पे हमने मान लो कब्जा कर लिया, जैसे हम सोचते रहते हैं ना, ये POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ हमारे जज्बात हमेशा छलकते रहते हैं कि अब समय आ गया है, अब हम जो है क्या कहते हैं POK को अपने यहाँ मिला लेंगे। जैसे हम गोवा को लेके आए थे, है ना, जैसे हम गोवा को लेके आए, तो वही तीसरा क्लॉज, ये इसका आर्टिकल 1 का तीसरा क्लॉज कह रहा है कि कौन कौन भारत क्षेत्र में आएंगे। तो ऐसे जो भारत के राज्य हैं, ऐसे जो भारत की यूटीज हैं यानी संघ शासित प्रदेश हैं, और ऐसे जिसको हम भारत में मिलाएंगे यानी जिसको हम भारत में अर्जित करेंगे। तो ये सब जो है क्या कहते हैं, क्या होंगे, शामिल होंगे। अब एक बात ध्यान देना, अर्जित कैसे करेंगे, तो जाहिर सी बात है विजय करके अर्जित कह सकते हैं, संधि के द्वारा कर सकते हैं, है ना। मान लो संधि हो गई, जो है क्या कहते हैं, संधि के द्वारा हमने अर्जित कर लिया। या जो है हम किसी पर दावा कर दें, जैसे कि एक वहां पर था गंगोत्री, आप लोगों ने सुना होगा, एक न्यूमून द्वीप था भारत बांग्लादेश के बीच में, देखो विवाद का कारण बन गया था, अब तो डूब गया मान लो, है ना। वहां पे जो है इंडियन आर्मी ने जाके अपना झंडा गाड़ दिया था। तो ये तीन तरीके होते हैं अर्जित करने के, या तो विजय हो जाए, या तो संधि हो जाए। जैसे अभी संधि का मतलब है कि अभी देखो 2015 में जब मोदी जी और बांग्लादेश की वो शेख हसीना दोनों के बीच में जो है क्या कहते हैं समझौता हुआ था, और समझौते के तहत कुछ हमने जो है क्षेत्र उनको दिए थे, एक गलियारा था ना, कुछ हमने क्षेत्र उनको दिए थे बांग्लादेश को, और वहां से कुछ लिए थे। तो यानी ये संधि का परिणाम था, तो संधि के तहत हो सकता है। और मान लो दावा कर दो, है ना भैया। तो चलो ये हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1। सबसे पहले इसमें सवाल क्या बनते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में, सवाल पूछा जाता है भैया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या बता रहा है। तो पहला क्लॉज आपसे पूछा जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इसको याद रखिएगा, इसलिए देखो ये मोटा मोटा लिखा हुआ है। यूनियन शब्द का सुझाव किसने दिया था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था। और भारत की टेरिटरी में कौन कौन शामिल होता है ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी स्टेटमेंट बना के जो है आपके पीसीएस प्रीलिम में पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन होगा, स्टेट होगा, यूटीज होगा, और जो क्षेत्र अर्जित किए जाएंगे वो होंगे, ये पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन फेडरेशन ऑफ स्टेट, सेट ऑफ स्टेट, ग्रुप ऑफ स्टेट, इस तरह पूछेगा। तो आप लोग को तो बताइए ये क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का एक संघ है। तो ये था आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला आर्टिकल, यानी आर्टिकल 1। चलो अगले के साथ हम लोग चलते हैं। अगला आर्टिकल ये क्या कह रहा है भैया, तो ये बताएगा आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एक बात ध्यान देना, आर्टिकल 2 कह रहा है कि संसद विधि बनाकर, यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब विधि बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो ये कह रहा है कि संसद विधि बनाकर, यानी पार्लियामेंट लॉ बनाकर ऐसा, ठीक है, किसी भी अर्जित राज्य क्षेत्र को, यानी किसी भी क्षेत्र को, किसी भी टेरिटरी को जो है संसद विधि बनाकर भारत देश में शामिल कर सकती है, यानी भारत देश में ला सकती है। यानी उसके लिए जो भी शर्तें और निर्बंधन होगा, वो सारी की सारी कंडीशन, सारा का सारा जो निर्बंधन होगा, वो संसद विधि बनाकर तय कर सकती है। सीधा सा एक सरल शब्दों में देखा जाए तो क्या कह रहा है कि अगर इंडियन यूनियन में ये अपना भारत है, तो भारत देश में किसी भी न्यू स्टेट को लाना है, ठीक है, किसी भी नए स्टेट को शामिल करना है, किसी भी अर्जित राज्य क्षेत्र को भारत देश में शामिल करना है, किसी भी टेरिटरी को लेके आना है,
तो उसको कौन कर सकता है? तो संसद विधि बनाकर ला सकती है, यानी ये अथॉरिटी किसके पास है? ये अथॉरिटी पार्लियामेंट के पास होगी, यानी ये अथॉरिटी जो है संसद के पास होगी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि शुरुआत में क्या हुआ था कि सिक्किम के साथ, तो सिक्किम को पहले क्या हुआ था कि सिक्किम के लिए थोड़ा सा खेल अलग था। सिक्किम का वहां चोग्याल गवर्नमेंट रूल किया करती थी। सिक्किम के लोगों ने कहा कि भैया हमें भारत के साथ आना है, बड़ी दिक्कत है। वहां राजा था और राजा जो है क्या कहते हैं बड़ा उनको प्रताड़ित कर रहा था। लोग आए, इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने पहले उसको समझाने की कोशिश की वहां के राजा को कि ऐसा है सुधर जाओ, ठीक है। वो नहीं समझा। एक बार इंदिरा गांधी जी से मिलने भी आया था, है ना। मैडम जो है बीच से ही उठ के चली गई थी। तो बाद में शुरुआत में जो है क्या कहते हैं जब वो नहीं समझा तो वहां की जनता ने खुद ही प्रस्ताव पारित किया कि भैया हमको भारत में शामिल किया जाए। तो शुरुआत में क्या किया गया कि शुरुआत में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 2A। और आर्टिकल 2A के तहत सिक्किम को एसोसिएट स्टेट बनाया गया, यानी संयुक्त राज्य बनाया गया, ठीक है। संयुक्त राज्य बनाया गया 2A, ठीक है। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 35वां संविधान संशोधन था। इसके बाद उसको संयुक्त राज्य बनाया गया, लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा उसको पूर्ण राज्य बना दिया गया। यानी सिक्किम हमारे भारत देश में 22वां राज्य बना, पूर्ण राज्य बना दिया गया। और ये नया आर्टिकल ऐड किया गया था 2A, है ना। 2A को हटा दिया गया, यानी इसको रिपील कर दिया गया और उसको हटा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब आपको क्या समझ में आया कि कोई भी टेरिटरी, भारत है इसमें कोई भी टेरिटरी अगर लाना है तो वो कौन कर सकता है? वो संसद कर सकती है। क्या करके? विधि बना के, यानी पार्लियामेंट में बाई लॉ किसी भी जो है क्या कहते हैं यूनियन में किसी भी टेरिटरी को क्या कर सकती है भैया? शामिल कर सकती है, यानी ला सकती है। क्लियर है? तो ये था क्या आपका आर्टिकल 2। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 के साथ। आर्टिकल 3 समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 3 से संबंधित क्या है आपके यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। ढेर सारे सवाल आर्टिकल 3 से रिलेटेड पूछे गए हैं, है ना। पिछले से पिछले वाला जो पीसीएस एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए हैं। तो चलो आगे अगला वाला जो है आर्टिकल 3 पर आते हैं हम लोग। 2 और 3 में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। बाहर की बात, भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर से कुछ हो रहा है तो वो 2 से रिलेटेड होगा, इस तरह आप याद रख सकते हैं। भारत की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अगर कुछ होगा अभी तो वो किससे रिलेटेड होगा? वो 3 से रिलेटेड होगा, इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलो आते हैं हम लोग आर्टिकल 3 पे कि आर्टिकल 3 क्या कह रहा है। ठीक, देखिएगा आर्टिकल 3 कह रहा है सर, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्री ऑफ द नेम्स एग्जिस्टिंग स्टेट पार्लियामेंट में बाय लॉ। वही सेम चीज, यानी संसद विधि बनाकर, पार्लियामेंट में बाय लॉ, अब संसद कानून बना के विधि बना के क्या क्या कर सकती है। ध्यान देना, कर तो बहुत कुछ सकती है, ज्यादा जज्बाती आपको नहीं होना है। संसद क्या क्या कर सकती है, देखो अभी संसद ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है, देखो एकदम बवाल मचा हुआ है। तो देखो क्या कह रहा है आर्टिकल 3, क्या कह रहा है कि कोई भी नया राज्य बनाना है ना, कोई भी नया राज्य अगर बनाना है, किसी भी नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे मान लो कोई भी नया राज्य बनाना है तो वो किया जा सकता है। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल के कुछ और रखना है ना। उत्तर प्रदेश का नाम बदल के मान लो मेरे नाम से रख दिया जाए ना, मेरा नाम है विपुल त्रिपाठी, मेरे नाम पे कर दिया जाए। तो किसी भी स्टेट का क्षेत्र परिवर्तन करना है ना, क्षेत्र में जो है क्या कहते हैं परिवर्तन करना है, या किसी भी स्टेट की सीमा में क्या करना है, परिवर्तन करना है। जाहिर सी बात है सर, मान लो किसी भी राज्य को बांटना है, जैसे ये यूपी है, यूपी को 2 भाग में बांटना है, या यूपी की कुछ जमीन किसी दूसरे स्टेट को देनी है, किसी दूसरे स्टेट से कुछ जमीन यूपी में ले आनी है। देखो क्या लिखा है, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, यानी राज्य की सीमा को बढ़ाना है, कम करना है। अल्टर द बाउंड्री, अल्टर द नेम, यानी नाम को क्या करना, परिवर्तन करना है, यानी नया राज्य बनाना हो, राज्यों के नाम में परिवर्तन करना हो, राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, ठीक है, उसकी बाउंड्री में परिवर्तन करना, यानी विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक सीमा के अंदर किसी भी राज्य को काटना हो, इसकी जमीन इधर से उधर करनी हो, उधर से इधर करनी हो, या 2 राज्यों को मिला के जो है 2 राज्यों की कुछ जमीन मिला के एक राज्य बनाना हो, है ना। जैसे इस समय मांग चल रही है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों ने सुना होगा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड वाला एरिया है कि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को मिला के और उत्तर प्रदेश का पिछड़ा बुंदेलखंड एरिया मिला के एक अलग राज्य बना दिया जाए, इस बात की मांग चल रही है ना। तो ये सारे के सारे कार्य कौन कर सकता है, तो ये सारे के सारे कार्य कौन कर सकता है, संसद कर सकती है। क्या बनाकर कर सकती है भैया, विधि बनाकर कर सकती है। लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है सर, इसकी पूरी की पूरी एक क्या है, प्रक्रिया है, जो कि पूरा उसी में बता दिया गया है कि ऐसा कैसे होगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नया राज्य अगर बनाना है
कोई भी नया राज्य बनाना है तो उस नए राज्य के लिए, देखो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते हुए चलिएगा क्योंकि ये मिट जाएगा। किसी भी नए राज्य को बनाने के लिए प्रस्ताव आएगा तो ये प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद, यानी सबसे पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के बाद, आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी मान लो, जैसे मान लो यूपी को 2 भाग में बांटना है, ऐसे मान के चलिए यूपी को 2 भाग में बांटना है, तो इसके लिए अगर प्रस्ताव आएगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, है ना, राष्ट्रपति की पहले रिकमेंडेशन के बाद ये जो प्रस्ताव आएगा, ये प्रस्ताव किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है, दोनों में किसी भी सदन में आ सकता है। लेकिन ध्यान देना, अब क्या करेगा कि प्रेसिडेंट की जब अनुमति लेते हैं, यानी प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति जब लेते हैं, जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है, तो उसी दौरान सर भारत का राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर स्टेट को नोटिस भेजता है। यानी भारत का राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर प्रभावित राज्य को नोटिस भेजेगा। अब प्रभावित राज्य कितने, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है ना। 2 राज्यों की अगर सीमा इधर उधर करनी है, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। जैसे मान लो यूपी को 2 भाग में बांटना है, तो प्रेसिडेंट की तरफ से यूपी के पास नोटिस आएगी इनके विधानमंडल की अनुमति के लिए, है ना। अब यूपी के पास आएगी तो एक बात ध्यान देना, अब यूपी, मान लीजिए योगी जी कह रहे हैं नहीं भैया हम नहीं मानेंगे। जैसे एक बार आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश का जब बंटवारा हो रहा था, तेलंगाना जब बना था, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब एकदम पूरा चौड़िया गए थे, नहीं हम नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए, गए थे वहां धरने वरने बैठ गए थे, ठीक है, कुछ भी हो जाए हम आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं करने देंगे। यानी कि देखो राष्ट्रपति भेजता तो है ना, राष्ट्रपति के माध्यम से वो राज्यों के पास जाएगा तो, लेकिन राज्य चाहे हाँ करे और राज्य चाहे ना करे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा। और हाँ, राष्ट्रपति इस बात की समय सीमा भी तय कर सकता है कि इतने दिन में आप बताओ। जैसे राष्ट्रपति ने स्टेट के लिए समय सीमा तय कर दी 1 महीना, है ना, जैसे यूपी को बांटना है, यूपी के लिए राष्ट्रपति ने समय सीमा तय कर दी, भैया 1 महीने में बता दो तुम क्या चाहते हो। अब उत्तर प्रदेश विधानमंडल चाहे उसको जो है क्या कहते हैं अनुमति दे, चाहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल अनुमति न दे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर आपसे ऐसा कोई सवाल पूछ लिया जाए कि किसी भी राज्य की बाउंड्री को कम करने में, बढ़ाने में, घटाने में, बांटने में, किसी भी राज्य का पर्टिकुलर उस स्टेट से क्या सहमति लेते हैं, तो आपसे अगर पहले तो ये पूछ लिया जाए क्या राष्ट्रपति की सहमति लेते हैं, तो क्या बोलोगे, हाँ। दूसरा सवाल ये बनता है क्या उस स्टेट की सहमति लेते हैं, हाँ। लेकिन उस स्टेट की सहमति का क्या कोई रोल होता है, उस स्टेट की सहमति का कोई वास्तविक रोल होता है ना, चाहे हाँ करे चाहे ना करे, कोई भी वास्तविक रोल नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ, मतलब संसद उन प्रभावित राज्यों के विचार के अनुसार कार्य करने को बाध्य नहीं है। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू, समझ रहे हो, है ना। चलो अब क्या होता है, अब संसद जो है इस प्रस्ताव को कौन से मेजोरिटी से पारित करेगी, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में इसे साधारण बहुमत से पारित करना होगा। ध्यान देना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में होगा संशोधन जरूर, जाहिर सी बात है सर, नया राज्य बनेगा तो शेड्यूल 1 में भी और शेड्यूल 4 में भी परिवर्तन होगा। लेकिन फिर भी ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होता है। इसको कौन सी मेजोरिटी से पारित करना होता है, तो इसे संसद में लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित करना होगा। यानी लोकसभा राज्यसभा में इसे सिंपल मेजोरिटी से पारित करना होगा। और लोकसभा राज्यसभा में सिंपल मेजोरिटी का मतलब आप लोग समझते हैं ना, सिंपल मेजोरिटी किसे कहते हैं, जो लोग प्रेजेंट एंड वोटेड का 50% प्लस 1, यानी जो लोग उपस्थित और मतदान करने वाले का आधे से एक अधिक, इतने लोग अगर जो है परमिशन कर दें, इतने लोग अगर वोट डाल दें, तो वो कौन सी मेजोरिटी से पास हो जाएगा, साधारण बहुमत से। और अगर दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में अगर ये साधारण बहुमत से पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया, तो नया राज्य बन के तैयार हो जाएगा। या ये जो भी चारों काम लिखे हैं, ये चारों में कोई भी काम इससे किया जा सकता है। यानी एक बार समझिएगा कि प्रस्ताव राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी सदन में रखा जा सकता है। पहले प्रभावित राज्यों के पास भेजना होता है, प्रभावित राज्य कितने समय में अपना सहमति देंगे, इसकी समय सीमा राष्ट्रपति तय कर सकता है। संसद प्रभावित राज्यों की विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अगर पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजोरिटी से पारित कर दे। यानी अगर संसद इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, तो भैया नया राज्य बन के क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बधाई हो। उत्तर प्रदेश इस तरह अगर बढ़ना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश क्या जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं होगी। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग अब एक बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्यों का बंटवारा हुआ। शुरुआत में आप लोगों को पता होगा कि हमारे भारत देश में ढेर सारी रियासतें थी। जब हमारे भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे लिए एक चुनौती थी कि भारत की ढेर सारी रियासतों को भारत में शामिल करना। इसके पीछे की हम बहुत ज़्यादा कहानी पे नहीं जाएंगे। आप लोगों ने ये कहानियाँ बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मास्टर यूट्यूब चैनल वगैरह से पढ़ी होगी, सुनी होगी कि रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका बहुत अहम रही। और उन्होंने जो है क्या कहते हैं, अपने अथक प्रयासों से, ऐसा कहा जाता है कि एक हाथ में जो है क्या कहते हैं अंगूर और एक हाथ में तलवार लेके निकले। जिनको अंगूर खिलाना था अंगूर खिलाया, जिनको तलवार दिखाना था तलवार दिखाई, और ढेर सारी रियासतें जो थीं उनको जो है भारत देश में क्या कर लिया, मिला लिया गया, लगभग 565। अब बची 3 रियासतें थीं, वो 3 रियासतें, एक का नाम हैदराबाद था, एक का नाम जूनागढ़ था और एक का नाम था जम्मू एंड कश्मीर। इन 3 रियासतों के साथ पंगा भी हुआ, है ना। इन 3 रियासतों में जो है क्या कहते हैं अंतिम तक जो है पंगे पे पंगा करती रही। रही बात जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ के जो राजा साहब थे महावत खान साहब, उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ समझौता कर लिया, विलय पत्र पे साइन कर दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, है ना, एकदम सिग्नेचर कर लिया था पाकिस्तान के लिए। अब सोचिए कि गुजरात का एक छोटी सी जगह, वो उन्हें वहां जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है। खैर उसको भी मिलाया गया, जूनागढ़ को मिला लिया गया जनमत संग्रह से। पूछा जाता है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, तो वहाँ जनमत संग्रह कराया गया, यानी जनता से पूछा गया, जनता का मत लिया गया। और सर ये हमारे लिए सौभाग्य की बात रही कि 99% जनता ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं भारत के साथ आना चाहते हैं। अब हैदराबाद की बात चली सर, तो हैदराबाद में आप लोग जानते हैं कि हैदराबाद के निजाम साहब जो है कह रहे, बड़ी धमकी दे रहे थे। निजाम क्यों कहा जाता है हैदराबाद के निजाम को, जानते हो? क्योंकि मोहम्मद शाह के शासनकाल में एक उनका मंत्री था जिसका नाम था निजामुल मुल्क, और उसने एक अलग अलग हैदराबाद की स्थापना की थी, इसीलिए निजाम के नाम से जाना जाता था। अब उन्होंने धमकी दी कि अगर जो है ऐसा होगा, तो अगर हमारे साथ कुछ अन्याय किया गया, हमारे ऊपर सेना भेजी गई, तो हम हैदराबाद में हिंदुओं का कत्ल करेंगे वगैरह वगैरह, जैसे इस तरह की कम्युनल भाषा का प्रयोग किया गया। खैर अंततः जो है सरदार, ऐसा माना जाता है कि सरदार पटेल साहब ने नेहरू की सहमति के बिना अंततः वहां सेना भेज दी थी। सेना भेज दी और 5 दिन चला था ऑपरेशन पोलो, और ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है उसे मिला लिया गया। फिर उसके बाद हैदराबाद का निजाम, इसके लिए यूएन भी चला गया, यूनाइटेड नेशन चला गया। वो बोला कि भैया हमको जबरदस्ती, तो यूनाइटेड नेशन में हम लोगों ने जवाब दिया था, गवर्नमेंट ने जवाब दिया कि सेना कहाँ, तो पुलिस भेजी थी, है ना। हमने सेना तो भेजी नहीं थी, हमने पुलिस भेजी थी। इसीलिए देखो जब सवाल आता है, पूछा जाता है कैसे मिलाया गया, तो उसमें उत्तर लिखना होता है पुलिस कार्यवाही के द्वारा। तो हैदराबाद को इस तरह मिला लिया गया। जम्मू कश्मीर की बात आप लोगों ने सुना ही होगा कि जम्मू कश्मीर के राजा थे श्रीमान हरि सिंह, शुरुआत में जो है क्या कहते हैं मना कर दिए वो कि न तो हम भारत के साथ जाएंगे न तो पाकिस्तान के साथ जाए, क्योंकि वो राजा थे भाई, उनको राजशाही पसंद थी। वो भारत के साथ नहीं आना चाहते थे, क्योंकि भारत डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहा था, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य बन रहा था, जहाँ पे चुनाव होते उनकी कोई वक़्त न रह जाती। पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बन रहा था, और इस्लामिक कंट्री, वो हिंदू राजा, उनको पता था कि हम कूट दिए जाएंगे, तो इसलिए वहां नहीं जाना चाहते थे। अब रही बात जो है भारत के साथ शामिल होने की, तो मना कर दिए, बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना यही स्विट्जरलैंड बनाएंगे। लेकिन बाद में आप लोगों को पता होगा पूरी कहानी कि बाद में जो है आक्रमण हो गया, ढेर सारे लोगों को मिला के पूरी की पूरी फौज पाकिस्तान के शहर में तैयार हुई अकबर खान के नेतृत्व में, और आक्रमण हुआ उधर से। और बाद में जब राजा हरि सिंह को लगा कि अब हम सुबह सुबह मर जाएंगे, तो उसके बाद उन्होंने 26 अक्टूबर को शाम को 1947 विलय पत्र पे सिग्नेचर किया, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे सिग्नेचर किया, और उसी के साथ सुबह माउंटबेटन साहब ने सिग्नेचर कर दिया था, और उसी के साथ कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बना। मेरे बताने का उद्देश्य क्या है, ये सारा का सारा, यानी सारी रियासतें भारत देश में शामिल हो गई 1949 में, जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ। तो 1949 में जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ सर, तो भारत देश में राज्यों के ये 3 ग्रुप बनाए गए, यानी भारत देश में राज्यों के, सॉरी 3 ग्रुप कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, 4 ग्रुप बनाए गए। यानी संविधान के अलग अलग भाग में राज्यों के 4 ग्रुप बनाए गए। एक संविधान का भाग 6, एक संविधान का भाग 7, भाग 8 और भाग 9। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग ग्रुप बने, भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में और भाग 9 में। ठीक है,
भाग 6 में कुछ राज्यों को रखा गया, 7 में कुछ राज्यों को रखा गया, है ना। भाग 6 में किस राज्यों को रखा गया, 6, 7, 8, 9। ये संविधान में देखो 22 भाग बने थे ना, तो संविधान के 22 भागों में भाग 6, भाग 7, भाग 8 और भाग 9, ठीक है। भाग 6 में उन राज्यों को रखा गया जो ब्रिटेन के डायरेक्ट अधीन थे। 6 में वो थे जो जिसको ब्रिटिश प्रोविंस कहा जाता था, ऐसे राज्य जो डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन थे उनको रखा गया। भाग 7 में उन राज्यों को रखा गया जो बड़ी रियासतें थी, है ना, बड़ी रियासतें जो हुआ करती थी उनको रखा गया। भाग 8 में उनको रखा गया जैसे अजमेर, दिल्ली वगैरह जो चीफ कमिश्नरी एरिया थे उनको रखा गया। और भाग 9 में अंडमान निकोबार को रखा गया। यानी कुल मिलाकर उस समय अगर देखा जाए सर, तो 29 स्टेट का निर्माण किया गया, यानी 29 राज्य बनाए गए। यानी क्यों इसका, तो क्या था इस 29 राज्यों को बनाने का जो एक तरह से देखा जाए आधार क्या था, तो इसका आधार 29 राज्यों को बनाने का सर तो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार, आर्थिक विकास के अनुसार और भौगोलिक संरचना के अनुसार। भौगोलिक संरचना के अनुसार हमने अपने हिसाब से 29 स्टेट बनाया। सर बड़े बड़े राज्य हमने बनाए, बड़े बड़े राज्य बनाए, जैसे कि जो है बम्बई बना, बम्बई में ही गुजरात था, बम्बई में ही महाराष्ट्र था, ठीक है। और बड़े बड़े राज्य बन गए, और बड़े बड़े राज्य जब बने तो उसके बाद सर क्या हुआ कि हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के बाद से ही एक आंदोलन होना शुरू हो गया। स्वतंत्रता के बाद से ही, यानी 1947 के बाद से ही हमारे भारत देश में आंदोलन इस बात के लिए शुरू हो गया कि भाषा के आधार पर बांटो। अब मद्रास बड़ा स्टेट था, उसी में कन्नड़ रह रहे हैं, उसी में तमिल रह रहे हैं, उसी में मलयालम रह रहे हैं, तेलुगु रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं भैया कि एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं, तेलुगु भाषी कह रहे हैं उनको अलग करो। बम्बई बड़ा स्टेट था, उसी में गुजराती, उसी में मराठी, गुजराती कह रहे हैं नहीं भैया हमारा ढोकला, हमारा गुजरात, हमको अलग करो। तो ये भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे की मांग शुरू हो गई। हालांकि भाषा के आधार पर बंटवारे की बात कांग्रेस ने पहले से की थी, है ना। पहले नेहरू जी ने भी एक बार ये बात कही थी, लेकिन उस समय की स्थितियां ऐसी नहीं थी कि भाषा के आधार पर बांटा जाए। अब 1947 से ही इस बात की डिमांड लगातार चलने लगी भैया कि भाषा के आधार पर बंटवारा, भाषा के आधार पर बंटवारा। लेकिन हुआ क्या कि अलग अलग राज्य एकदम उग्र आंदोलन पे अलग अलग राज्यों के लोग उग्र आंदोलन पे उतर आए कि भैया भाषा के आधार पे जो है विभाजन चाहिए हमको। अब इसकी स्टेट बांटना नहीं चाहता था, यानी सरकार भाषाई विभाजन चाहती नहीं थी। क्यों नहीं चाहती थी? जाहिर सी बात है सर, अखंडता को खतरा था, हमारी इंटीग्रिटी को खतरा था, हमारी यूनिटी को खतरा था। कल को हम जो है भाषा के आधार पर बांट दें और बाद में भाषा एक बड़ा माध्यम बन के आप बोलो कि नहीं हम अपना अलग देश बनाएंगे, है ना। भाषा एक तरह से एक अलग भाषाई लोग, पता चला बोला हमें भारत में रहना ही नहीं है भैया, हम गुजराती, हम अपना गुजरात, है ना, अलग देश बनाएंगे। तो एक तरह से अखंडता को खतरा था। और उस समय हमारा भारत जो है क्या कहते हैं, इतना परिपक्व नहीं हुआ था कि हम भाषाई विभाजन कर सके। इस वजह से स्टेट भी नहीं चाहती थी कि भाषा के आधार पर बांटा जाए, सरकार नहीं चाहती थी। लेकिन जब आंदोलन तेज हुए तो आप लोगों को पता है कि जब हमारे भारत देश में 1947 के पहले तक तो कांग्रेस की सोच थी कि हम जो है क्या कहते हैं भाषाई विभाजन करेंगे। लेकिन 1947 में स्वतंत्रता के बाद सर कांग्रेस की अपनी सोच खुद ही बदल गई भाषाई विभाजन के लिए। अब कांग्रेस की अपनी सोच बदली तो उसके बाद क्या हुआ कि आपको पता है कि जब हमारे भारत देश में ज्यादा मांग चलती है, तो ज्यादा मांग जब चलती है, किसी की ज्यादा आंदोलन तेज होते हैं, तो कमेटियों का गठन होता है ना, जांच कमेटियों का गठन होता है भैया कि हम जांच करेंगे, ये जांच करेंगे, ठीक है, और जांच में ये डिसाइड करेंगे कि हमें करना है ऐसा या नहीं करना है। तो भाषाई विभाजन की जांच के लिए ध्यान से सुनिएगा, भाषाई विभाजन की जांच के लिए सबसे पहले जिस कमीशन का गठन हुआ उस कमीशन का नाम हुआ धर कमीशन, है ना, जिसको धर आयोग के नाम से जानते हैं। अब धर कमीशन का गठन 1948 में हुआ, यानी 1948 में धर कमीशन का गठन होता है। और धर कमीशन ने जो है, अब देखो, धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भाषाई विभाजन को अस्वीकार कर दिया, यानी लिंग्विस्टिक डिवीजन वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय द धर कमीशन। धर कमीशन के द्वारा लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। उन्होंने भी यही बात कही भैया कि इंटीग्रिटी को खतरा होगा, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे जो है क्या कहते हैं राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है, लेकिन भाषाई विभाजन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तेलुगु राज्य के समर्थकों ने धर कमीशन की इस रिपोर्ट का बड़ा व्यापक विरोध किया, बहुत व्यापक विरोध किया। और उस विरोध का ये परिणाम निकला कि एक कमेटी फिर से बनानी पड़ गई
और उस कमेटी का नाम हुआ जेवीपी कमेटी। धर कमीशन जो बना था उसके अध्यक्ष श्रीमान एस के धर थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे। एस के धर बड़े ज्ञानी आदमी थे, है ना, उनकी अध्यक्षता में बना था। लेकिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो उसके बाद बनी जेवीपी कमेटी, है ना। जेवीपी कमेटी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से अपने पट्टाभी सीतारमैया। इस कमेटी के बारे में एक लाइन कही जाती है सर कि ब्रेन वॉज एक्सेप्टेड बट हार्ट वॉज नॉट, है ना। मतलब दिमाग ने स्वीकार किया लेकिन दिल ने नहीं। उनका दिमाग तो ऐसा जो है क्या कहते हैं स्वीकार कर रहा था कि हाँ आधार भाषाई विभाजन एक आधार बन सकता था, लेकिन दिल तो बच्चा था नहीं, दिल देशभक्त था, है ना। दिल ने स्वीकार नहीं किया। एक्चुअली अगर देखा जाए सर तो जेवीपी कमेटी ने ऑफिशियली, जेवीपी कमेटी ने ही, बहुत ज्यादा हम इसके अंदर में विस्तार में नहीं जाएंगे, ठीक है, लेकिन हाँ इतना आप अभी सुन लीजिए कि जेवीपी कमेटी ने भी औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियली इस बात को स्वीकार नहीं किया कि भाषा के आधार पर विभाजन होना चाहिए, यानी भाषाई विभाजन होना चाहिए। ऑफिशियली जो है जेवीपी कमेटी ने भी स्वीकार नहीं किया। अब जब जेवीपी कमेटी ने भी नहीं स्वीकार किया तो उसके बाद फिर तेलुगु भाषियों का आंदोलन शुरू हो गया, है ना। तेलुगु भाषियों का आंदोलन, एक पहली कमेटी कौन सी बनी, धर, चेयरमैन कौन, एस के धर, दूसरी बनी जेवीपी। दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। क्या नहीं एक्सेप्ट किया, लिंग्विस्टिक डिवीजन, भाषाई विभाजन, कि भैया राज्यों की भाषा के आधार पर बांटा। किस लिए कमेटी बन रही है कि राज्यों की भाषा के आधार पर बांटा जाए या ना बांटा जाए। अब 1953 में भैया एक जबरदस्त घटना घट जाती है। 1953 में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे, धमकी दी कि बांटो नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे। कार्यकर्ता का नाम था श्री राम लुलू साहब। और श्री राम लुलू साहब बड़े जज्बाती आदमी थे। इनके जज्बात इतने ज्यादा झलके सर कि धमकी ना दिए ये 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और दुर्भाग्य बस 56 दिन के आमरण अनशन पर बैठे रहे श्री राम लुलू जी, और राम लुलू जी की 56वें दिन हो जाती है मृत्यु। 56वें दिन श्री राम लुलू जी की मृत्यु हो गई। और जिससे क्या हुआ, जिससे एक दबाव बना, यानी 1950 कांग्रेस के ही एक कर्मठ कार्यकर्ता श्री राम लुलू की मृत्यु हो जाती है। किस बात की मांग कर रहे थे श्री राम लुलू की, तेलुगु भाषी राज्य को अलग करो। और इसके बाद सर जो है पहला विभाजन होगा 1953 में, यानी 1953 में हमारे भारत देश में प्रथम भाषाई राज्य का गठन होता है। प्रथम भाषाई राज्य का गठन हुआ और जिसका नाम हुआ क्या, आंध्र स्टेट, यानी कि आंध्र प्रदेश। हम नहीं बांटना चाहते थे, बहुत डर था, सिविल वार का डर था कि आपस में जो है संघर्ष होने लगेगा, ये सारे डर थे। हालांकि 1953 में 1953 में जो है प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज फॉर्म्ड इन 1953 नेम्ड एज आंध्र स्टेट, यानी आंध्र प्रदेश के रूप में 1953 में प्रथम भाषाई राज्य का गठन हुआ। अब एक आदमी को मिल गया। अब आंध्र प्रदेश जब बन गया तो फिर से एक बार आंदोलन। सब ने कहा भैया कि अब क्या है ये, है ना, सब बांटा जाए। गुजराती उधर, गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ बहुत जबरदस्त, जो है क्या कहते हैं, बाद में होगा, अभी देखना, अभी एक्ट बनने के बाद गुजरात में आंदोलन होगा बड़ा। हालांकि आंध्र प्रदेश के बाद लोगों की डिमांड एक बार फिर से बढ़ने लगी कि नहीं बंटना चाहिए। तो जब एक बार फिर से एक कमेटी का बना दी गई भैया कि लो भैया अब अंतिम देखा जाएगा। उस कमीशन का नाम हुआ फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन बना। इनमें जो है क्या कहते हैं, फजल अली को लेके 3 मेंबर हुए। एक का नाम था श्रीमान फजल अली और एक थे के.एम. परिक्कर साहब, के.एम. परिक्कर थे, और एक थे H.N. कुंजरू। एक H.N. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. परिक्कर और फजल अली। ये एक कमेटी बनी। किस बात के लिए बनी, इसी बात के लिए कि भाषा के आधार पर विभाजन किया जाए या नहीं किया जाए। अंततः इन्होंने ये तो कहा कि भारत की एकता अखंडता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने अंततः लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी अंततः इन्होंने भाषाई विभाजन को एक्सेप्ट कर लिया और सरकार को सिफारिश की राज्यों को बांटने की। अब जब फजल अली कमीशन की सिफारिश की गई, इसके बाद क्या हुआ कि हमारे भारत देश में संविधान में एक संशोधन किया गया और उस संशोधन का नाम हुआ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान संशोधन 1956। बहुत ध्यान से सुनना इसको, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी 7वां संविधान संशोधन 1956। और इस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया क्या गया सर कि ये जो संविधान के अलग अलग भाग थे आपके, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9, ठीक है, जिसमें से सिर्फ 2 ही भाग को जिंदा रखा गया, एक भाग 6, इसमें स्टेट बनाए गए,
है ना। और उस समय 14 राज्य बनाए गए और एक था भाग 8। भाग 8 में 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, यानी 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 14 बढ़ते बढ़ते आज 28 में पहुंच गए। ये कितना पहुंच गया आप जानते ही हैं, है ना। यानी उस समय हमारे भारत देश में 14 स्टेट बने और 6 यूनियन टेरिटरी बनी। और संविधान के 2 भागों को क्या कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। एक भाग 7 को खत्म कर दिया गया और भाग 9 को समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ 2 ही भाग बचाए गए, भाग 6। भाग 6 में रखा गया स्टेट यानी राज्य, जो इस समय हम लोग भाग 6 पढ़ते हैं, राज्य। और भाग 8 में क्या रखा गया, यूटीज रखा गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश रखे गए। क्लियर है। तो इस तरह हमारे भारत देश में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्रिएट हुआ, है ना। एक कानून बना, एक कानून बना, उसी कानून के तहत हुआ था। एक कानून बना 1956 में, जिसका नाम हुआ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको हम बोलते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। और इसी के थ्रू 14 स्टेट बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यानी 6 यूटीज बनाई गई। क्लियर है। तो इस तरह हमारे भारत देश में राज्यों का विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। इस तरह हमारे भारत देश में राज्यों का पुनर्गठन संभव हो पाया। क्लियर है। तो ये पूरा का पूरा जो है क्या कहते हैं, आपकी इससे रिलेटेड कहानी थी। चलो एक आर्टिकल अपना बचा है, वो आर्टिकल हम लोग और देख लेते हैं, आर्टिकल 4। उसके बाद हम लोग इसको समाप्त करेंगे। चलिए आर्टिकल 4 की तरफ हम लोग चलते हैं कि आर्टिकल 4 क्या कह रहा है। देखिए आर्टिकल 4 में बहुत सारी चीजें बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं। आर्टिकल 4 में है क्या, एकदम जो है देखिए इधर पूरा है, आप इसमें देख सकते हैं। लॉज मेड अंडर द आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूएंटल मैटर्स। खैर छोड़िए, देखिए कहना क्या चाह रहा है आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 में सर वो सारी की सारी, एक मिनट, 4 क्या